घूंघट वाली बहू के मॉडर्न ससुराल वाले। छोड़ो, हमका छोड़ो, कहाँ ले जा रहा थो? अरे जानो, मैं तेरा दूल्हा, तू मेरी दुल्हन। अब न करेगी तू न। हाँ भैया, भाभी तो कतई जहर है, इतनी कि आपके लायक भी नहीं है। वो दोनों जबरदस्ती सौम्या को उठाकर बैलगाड़ी की तरफ ले जा रहे थे। हमका छोड़ दो, हमें शादी नहीं करनी, हम तोरी जान ले लेंगे। क्यों बार बार आ जात हो हमका परेशान करने? चुप कर ससुरी, ज्यादा बोलत है। दोनों बदतमीज उसे बैलगाड़ी में जैसे ही ले जाते हैं कि विराट नाम का लड़का अपना बैग फेंक कर उन दोनों को मारकर सौम्या को साइड करता है। आप साइड में हो जाइए, इन्हें मैं देखता हूँ। तो आओ तुम दोनों इधर। सड़े हुए संतरे, तुम्हें तो इतना पिचकाऊंगा कि तुम्हारा जूस निकल जाएगा। साले तो क्या लगता है इसका जो आ गया बीच में? भाई आप ले जाओ भाभी को, हम देखते हैं। हाथ मत लगाना उसे। हम तो लगाएंगे, बोल क्या कर लेगा तू? लगाएंगे हाथ इसको, बोल क्या करेगा? तो क्या लगता है इसका जो बोल रहा है, बताना क्या लगता है? दोनों गुंडे बार बार उससे पूछते हैं और गुस्से में दोनों को मुक्का मारकर अपने हाथ में लगी चोट के खून से सौम्या की मांग भर देता है। तभी वहां आकर सौम्या के माता पिता ये देख लेते हैं। अब पता चल गया ना क्या लगता हूँ मैं? पत्नी है मेरी, दोबारा छुआ ना तो छोड़ूंगा नहीं। हे भगवान, शुक्र है हमारी बिटिया बच गई। शहरी बाबू ने क्या अनर्थ कर दिया, उसकी मांग भर दी। हाँ बेटा, तुमने हमारी बेटी की जान बचाई, उसका शुक्रिया। पर तुमने उसकी मांग भर दी, अब से वो तुम्हारी पत्नी है। क्या? पर मैंने तो जान बचाने के लिए ये कर दिया, मुझे समझ ही नहीं आया। इन चीजों का सम्मान करता हूँ। मैं ले चलूंगा उन्हें अपने साथ शहर, क्योंकि मेरा घर वहीं है। क्या? शहर? काफी देर बातचीत के बाद सौम्या के माता पिता उसे अपने घर ले जाते हैं और दामाद की तरह आदर सत्कार करके अपनी बेटी को उसके साथ विदा कर देते हैं। दरअसल विराट गांव में घूमने के मकसद से आया था, पर इत्तेफाक से शायद उसका नसीब देहातन सौम्या से जुड़ा था। अब क्या होगा शहर के सबसे बड़े घर में मॉडर्न अमीर परिवार के बीच गांव की सौम्या जाएगी, ये जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। विराट घूंघट वाली बहू को लेकर अपने घर पहुंचता है। ये देखो, ये मेरा घर है। अंदर तुम्हें मॉम डैड, मेरी बहन मिलेगी। बाप रे बाप, इतना बड़ा घर का दरवाजा! हमका तो लागत है हम कोनो महल में आए गए हैं। अरे इतना बड़ा घूंघट किया है फिर भी देख लिया। तुम्हें प्रॉब्लम ना हो जाए इसलिए हटा सकती हो, मेरी फैमिली बहुत मॉडर्न है। अरे नहीं नहीं, हमारी अम्मा ने कहा था कि ससुरालवा में आकर संस्कार नहीं भूलत हैं। मॉम डैड रूही, देखिए कौन आया है मेरे साथ। विराट के घर के सभी सदस्य आ जाते हैं, जिनके कपड़े उनकी सोच की तरह मॉडर्न थे। माय बेटा, तू आ गया। वेल, योर के साथ ये बहन जी कौन है? यस भैया, हु इज शी? शी इज माई वाइफ, मैंने शादी कर लिया है। वॉट? बेटा तूने ऐसे शादी कैसे कर ली? तू जानता है तेरी शादी के लिए हम पूरे शहर को सजाने वाले थे, बड़े बड़े मिनिस्टर को बुलाने वाले थे। ये मुझे गांव की कोई गवार लग रही है जिसने घूंघट किया है। या राइट हरीश। तभी विराट सारी शादी होने की कथा सुना देता है। मतलब तूने इस लड़की की जान बचाई और उसके गरीब माँ बाप ने तुझसे शादी करवा दी ताकि ये ऐशो आराम में रह सके। ये गंवार है, देखो तो कैसे घूंघट की हुई है, 52 गज का, और हम तेरे मॉडर्न सोसाइटी वाले। ये तो वेस्टर्न ड्रेस भी नहीं पहनेगी। कोई हमारी बहू को ऐसे देखेगा तो क्या कहेगा? माँ जो भी है, अब ये मेरी पत्नी है और आपको इसे बहू का दर्जा देना ही होगा। वैसे भी सौम्या बहुत प्यारी है। सबन लोगों को हमरा प्रणाम। माँ जी, हमरी गृह प्रवेश नहीं करबो का? गोल गोल घुमाबो जरा। फाइन। रामू काका, जरा गृह प्रवेश की थाली लाओ। वैसे ये सब मैं करूं ना, बट करना पड़ेगा। फिर मॉडर्न सास सौम्या का गृह प्रवेश करती है। वो अपने बड़े से ससुराल को देखकर काफी हैरान थी। अगले दिन आदर्शवादी बहू की तरह तैयार होकर घूंघट में रसोई में चली जाती है। ई का, यहाँ तो हमका कहीं चूल्हा नहीं दिखत है। बहू रानी, बिटिया, ये गांव नहीं शहर है। यहाँ पर मॉडर्न गैस पर खाना बनत है, ये देखो। ओह, तो रामू काका गंवार बहू को मॉडर्न किचन के बारे में बता रहे हैं। बताइए।
माँ जी आप यहाँ काहे आई हैं? आप जाकर बैठिए, हम खाना बनाकर लावत हैं। ये सुनकर मोनिका चली जाती है। कुछ देर बाद वो रामू काका की मदद से देसी नाश्ता और लिट्टी चोखा बनाकर तैयार करती है। अरे यहाँ पर कोई भी अपना नमक मिर्च और घी का बना खाना नहीं खाते हैं। यहाँ पर डाइट वाला खाना बनता है। आप चिंता नहीं करबो, ई खाना सबन को खूब भाएगा। सौम्या खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले जाती है। जैसे ही सब लोग खाना शुरू करते हैं तो देसी घी और नमक मिर्च के बदले हुए खाने को देखकर कहते हैं, अरे ये क्या है, इतना तेल वाला। Where is my egg poach? या मॉम कौन खाएगा बकवास खाना? रामू काका क्या है? बिटिया ये खाना बहू रानी ने बनाया है। हमने इनका मना किया था, फिर भी। वाह, कितने समय बाद कुछ देसी खाने को मिलेगा। आप सब भी खाइए ना। वो सब तो हम रोज खाते हैं, बोरिंग लगता था मुझे। ओह गॉड, घूंघट वाली के आते ही अब ये सब खाना पड़ेगा। वैसे तुमने इस घूंघट में खाना बनाया है, पता चले अजीब सा खाना हो। रामू काका कल क्रोइसेंट, ऑरेंज जूस, लेंटिल सूप, चीज केक रखना। माँ जी चिंता ना ही करो, हमका घूंघटवा में भी ठीक से काम करना आवत है। घूंघट वाली बहू के हाथ का बना देसी खाना खाकर बहुत अच्छा लगता है। वह शगुन में पैसे देते हैं। वहीं मॉडर्न सास और रूही को खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। अगले दिन सौम्या रामू काका से चटनी पीसने के लिए सिलबट्टा मांगती है। ई लो बिटिया, पर तुम काहे बनावत हो? क्योंकि हमका वो अंग्रेजी खाना नहीं चाहिए। कुछ देर बाद सभी ब्रिटिश ब्रेकफास्ट करते हैं, जहां क्रोइसेंट, ऑरेंज जूस, लेंटिल सूप, चीज केक था। वाओ, इट्स यमी। ई का है नंद जी, सुबह सुबह आप केक खात हो? ई तो बस हमका जन्मदिनवा पर मिलता था। कितनी गवार हो तुम, यहाँ ऑलवेज होता है। ये है ना रूही बेटा। आपका नंदवा के लिए रूही नाम मिला माँ जी। ई की तो बत्ती बनाकर हम पूजा करत हैं। स्टॉप गंवार भाभी, इट्स रूही। रूह मीन्स सोल, आत्मा। सौम्या, किसी की बात का बुरा मत मानना। तुम नई हो ना, धीरे धीरे समझ जाओगी, डोंट वरी। थैंक यू विराट जी। अरे बहू, मुझे लहसुन की चटनी की खुशबू आ रही है। तुमने बनाई है क्या? जरा देना। जी ससुर जी, लीजिए, भात भी है। इस तरह हरीश को फिर से घूंघट वाली बहू का हाथ का बना खाना पसंद आता है। वक्त गुजरता है। सौम्या कुछ देसी काम को इस तरह करती थी कि सबको पसंद था, और कुछ काम बिगाड़ देती थी जो कि सास को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह सुना देती थी। एक दिन घूंघट में सौम्या पोछा लगा रही थी। अरे वाह भाभी, आप तो बड़े से घूंघट में भी पोछा मार लेती हैं। थकती नहीं हो इतने बड़े घर में पोछा लगाने से? बिल्कुल नहीं, ये सारा अपना ही तो है। हमका घूंघटवा में रहने की आदत हुई गई है। रूही पार्टी में चली जाती है। 2 दिन बाद हरीश बहुत परेशान था। क्या हुई गवा ससुर जी, आप बड़ी परेशानी में हैं? अरे बाहर के बड़े लोग, मेरे क्लाइंट, एक डील के लिए आ रहे हैं। बदले में उन्हें हमारे घर और देश की संस्कृति देखनी है, और हम में से किसी को भी कोई कल्चर नहीं पता, तो कैसे इम्प्रेस होंगे वो लोग? मतलब उनको खुश करना है? अरे डैड, सौम्या है ना, ये हमारे क्लाइंट को देसी चीज खिलाएगी बनाकर, और हम सब इस तरीके से तैयार होंगे मॉडल की जगह। मतलब धोती वगैरह पहननी पड़ेगी, और माँ को साड़ी। व्हाट? मतलब हमको उन लोगों के लिए गंवार बनना पड़ेगा इस बहू की तरह? बस हमें अपनी सभ्यता ही तो दिखानी है। फाइन। अगले दिन फॉरेनर क्लाइंट आते हैं और मजबूरन सभी घर वालों को मॉडर्न कपड़े छोड़कर गांव की तरह कपड़े पहनने पड़ते हैं। सौम्या उन्हें रात भर में सब कुछ सिखा देती है। आइए, नमस्ते, बैठिए। आपको इतनी सभ्यता से रूबरू करवाते हैं, इसके लिए आपको जमीन पर बैठना पड़ेगा। कुर्सी सोफे पर तो हम अक्सर बैठते हैं, इससे हमारी कमर भी सीधी रहती है। यस, you're right. नमस्ते। हेलो, मीट माय, मेरा मतलब आइए। आप यहाँ बैठ जाबो। हे भगवान, मुझे अपने पति के बिजनेस के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। बैठ जाइए, हम अभी स्वादिष्ट पकवान लावत हैं। सौम्या अपना देसी चूल्हे पर बना खाना विदेशी पति पत्नी को खिलाती है, जिसे खाते ही वो खुश हो जाते हैं। Mind blowing! This litti chokha was awesome and this chutney बहुत तीखी है। तो आपको हमारा कल्चर और खाना कैसा लगा? इट वॉज नाइस मिस्टर हरीश, हमको ये डील मंजूर है। आप सब बहुत प्यारे हैं, और आपका पहनावा और खाना
सब मस्त है। सच, ये डील फाइनल हो गई। थैंक यू सो मच मिस्टर जॉर्ज। ये लीजिए मीठा, मेरी बहू ने बनाया है गाजर का हलवा। ओह नाइस। इंडियन खाने की बात ही कुछ और होती है। ये खाने के बाद विदेशी पति पत्नी डील साइन करके चले जाते हैं, जिससे हरीश बहुत खुश होता है और अपनी बहू को आशीर्वाद देता है। देखा माँ, जिस बहू को आप गवार कह रही थी, उसके इसी वजह से हमें इतनी बड़ी डील मिली है। और अगर ये नहीं होती तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हमें अपनी संस्कृति आनी चाहिए। माय बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। और बहू, आपसे तुझे घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नाज है कि तू हमारे घर की बहू है। अब से मैं भी साड़ी ही पहनूंगी। थैंक यू सासू माँ। इस तरह सौम्या की देसी चीजें मॉडर्न ससुराल ही नहीं बल्कि विदेशी लोगों को भी पसंद आती हैं और वह अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है। तो साथियों, हम तो अपन ससुरालवा को सुधार दिए हैं। आप भी अपनी सभ्यता, अपनी मिट्टी से हमेशा जुड़त रहें, मॉडर्न ना ही बनिए। अरे इतनी धीरे धीरे काम क्यों कर रही हो? थोड़ी तेजी से हाथ चलाओ। गोपाल के कहने पर सभी वर्कर्स रुई की फैक्ट्री में काम करने लगते हैं। उनमें से एक तेजपाल नाम का आदमी था जो बहुत ज्यादा गरीब और बीमार था। उसके काम करते समय हाथ भी कांप रहे थे। अंकल, ये क्या? आपके तो हाथ कांप रहे हैं। सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं बेटा, लगता है कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, तभी मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा काम करके मैं थोड़ी देर आराम कर लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तेजपाल ऐसा कहने के बाद बकेट से रुई उठाता है और उसे मशीन में डालने लगता है। मशीन में बराबर रुई करते हुए उसके हाथ मशीन के अंदर ही चले जाते हैं और मशीन के चलते उसके हाथ कट जाते हैं, जिसके बाद वह बहुत तेज चिल्लाता है। अरे बचाओ मुझे। वहां के सभी लोग तेजपाल की ये हालत देखते ही मशीन बंद कर देते हैं और उसे किसी तरह मशीन से बाहर निकालते हैं। कंपनी का मालिक उसे अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां पर उसके हाथों पर पट्टी बांध देते हैं ताकि उसके हाथों से खून ना निकले। जैसे ही इस बात का पता तेजपाल की पत्नी कलावती और उसकी 5 बेटियों को चलता है, वह फौरन अस्पताल में पहुंचते हैं और तेजपाल की हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। हे भगवान, ये सब आपके साथ क्या हो गया? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पति के दोनों हाथ कट गए। कलावती अपने पति तेजपाल की हालत को देखकर बहुत बुरी तरह रो रही होती है, तो वहीं उसकी 5 बेटियां भी अपने पिता के गले लगकर रो रही होती हैं। तभी तेजपाल रोते हुए कहता है, इससे अच्छा होता कि भगवान मुझे अपने पास ही बुला लेता। बिना हाथों के मैं ये जिंदगी अब कैसे जीऊंगा? पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपकी 5 बेटियां हैं, हम 5 आपके हाथ हैं। हमारे होते हुए आपको ऐसा महसूस करने की कोई जरूरत ही नहीं है कि आपके हाथ नहीं है। आपकी बेटियां आपको कभी किसी चीज की परेशानी नहीं होने देंगी। तभी आराध्या खाने के लिए कुछ लेकर आती है और वह अपने हाथों से अपने पिता को खिलाती है। कुछ खा लीजिए पिताजी, ज्यादा खून बहने की वजह से डॉक्टर ने कहा है कि आपके खाने पीने पर अच्छे से ध्यान दिया जाए। अपनी बेटियों का ये प्यार देखकर तेजपाल रोने लगता है और अपनी बेटी आराध्या के हाथों से खाना खाता है। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद तेजपाल वापस अपने घर लौट आता है। एक तो गरीबी में उनके घर में परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा था, ऊपर से अब तेजपाल के दोनों हाथ ही नहीं बचे थे। तभी उसकी कंपनी से एक आदमी गाड़ी से उतरता है और उसके घर में आकर उसे कुछ पैसे देते हुए कहता है, ये पैसे मालिक ने तुम्हारे लिए भिजवाए हैं। अब तुम इस कंपनी में काम तो नहीं कर सकते हो, इसलिए इन पैसों को अपने पास रख लो। इसमें तुम्हारी तनख्वाह, साथ में 3 महीने की तनख्वाह एक्स्ट्रा दी है मालिक ने। कलावती उन पैसों को ले लेती है, लेकिन वह पैसे कितने ही दिन चल पाते। कुछ समय चलने के बाद उनके घर में फिर से परेशानियां आने लगती हैं। घर में खाने का एक दाना तक नहीं होता और 2 दिन से वह सभी भूखे प्यासे घर में ही पड़े रहते हैं। समझ नहीं आ रहा, जो तुम्हारे मालिक ने पैसे दिए थे वो सारे पैसे तो घर खर्चे में ही खत्म हो गए और अब घर में एक फूटी कौड़ी नहीं है और राशन भी खत्म हो गया है। 2 दिन से हमारी 5 बेटियां भूखी प्यासी हैं। तभी कलावती की सबसे छोटी बेटी अंजलि आती है और अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। 2 दिन से खाने को कुछ भी नहीं दिया है। ऐसा और कब तक चलता रहेगा?
मुझे नहीं पता, मुझे खाना चाहिए। बेटी समझने की कोशिश करो, मैं पूरी कोशिश कर रही हूं कि मुझे कहीं काम मिल जाए, लेकिन कहीं मिल ही नहीं रहा। अगर मेरे साथ इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ होता तो मेरी बेटियों को भूखा नहीं रहना पड़ता। अपने पति की ऐसी बातें सुनकर कलावती को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों से भी आंसू निकलते हैं, जिसके बाद वह अपने गांव में लोगों के घर घर जाकर भीख मांगती है और अपनी बेटियों का पेट भरती है। इसी दौरान उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। वह थक हार कर अपने ही पति के मालिक की फैक्ट्री में पहुंच जाती है और वहां के मालिक से बात करती है। साहब, मेरा पति तो काम करने के लायक नहीं रहा, लेकिन मेरे घर का गुजारा नहीं हो पा रहा है और मुझे कहीं काम नहीं मिल पा रहा है। आप मुझे मेरे पति की जगह रख लीजिए, आपका बहुत उपकार होगा मुझ जैसी गरीब अभागन पर। कलावती के कहने पर कंपनी का मालिक उसे कंपनी में उसके पति की जगह रख लेता है, जिसके बाद वह उसी कंपनी में अपने पति की जगह काम करने लगती है। ऊपर से सर्दी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगती है, जिसके चलते उसकी सबसे छोटी बेटी संजना एक दिन उससे कहती है, माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरे पास एक भी स्वेटर नहीं है। पड़ोस की सुप्रिया को देखो, उसके माता पिता ने उसको नए नए बहुत सारे स्वेटर लाकर दिए हैं और आप हमारे लिए नए स्वेटर कब लेकर आओगे? बस करो संजना, हमेशा माँ से कुछ न कुछ मांगती ही रहती हो। तुम्हें पता है ना वो कितनी मुश्किलों से घर का गुजारा कर रही हैं। कोई बात नहीं, अभी थोड़ा समय रुक जाओ, जैसे ही हालात सुधर जाएंगे मैं तुम पांचों के लिए स्वेटर ले आऊंगी। कलावती ऐसा कहकर अपनी बेटी को शांत करवा देती है। तभी आराध्या और राधिका उसके साथ खाना बनाने में उसकी मदद करते हैं। माँ, मैं रोटी बना लेती हूँ चूल्हे पर, मैंने सब्जी काट के रख दी है, आप इसकी सब्जी बना दीजिए। इस प्रकार सभी बहनें मिलकर अपने माता पिता की बहुत मदद करती हैं। खाना बनने के बाद, पिताजी चलिए बैठिए, मैं आपको खाना खिला देती हूँ। पारुल अपने हाथों से अपने पिता तेजपाल को खाना खिलाती है। इसी प्रकार गरीबी में भी वह लोग जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब कलावती की रुई की फैक्ट्री में रुई से बेड के गद्दे ना बनाकर बल्कि सर्दियों में पहनने के लिए रुई की जैकेट बनने लगती है। अरे कमाल की बात है, ये मैंने तो सोचा ही नहीं था कि रुई से जैकेट भी बन सकती है। क्यों ना मैं इस फैक्ट्री की जो बेकार रुई है उसे घर ले जाकर अपनी बेटियों के लिए सर्दी में पहनने के लिए गाउन बना दूं। कलावती ऐसा सोचकर जो भी बेकार रुई होती वह पानी में भरकर उसे घर पर ले आती। कलावती को सिलाई कढ़ाई आती थी, जिसके चलते वह अपने घर पर बेकार हुई रुई लाकर उनसे अपनी बेटियों के गाउन सिलना शुरू करती है। पता नहीं ये बन भी पाएगा या नहीं, कल मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपनी बेटियों के लिए कुछ अच्छा बना सकूं। कलावती जैसा सोचती है वह पूरे मन लगाकर गाउन बना देती है। वह अपनी पांचों बेटियों को सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया गाउन बनाकर उन्हें पहनाती है। ये पांचों गाउन तो तुम पांचों पर बहुत प्यारे लग रहे हैं। सच कहा माँ, इसमें तो ठंड भी नहीं लग रही है। अरे माँ, ये रुई के गाउन तो मेरी सहेली की जैकेट से भी बहुत सुंदर हैं। सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसमें जरा भी ठंड नहीं लग रही है और इसके फूल तो देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। लेकिन माँ, आपने ये बनाया कैसे? मैं भी ये सीखना चाहती हूँ। कलावती अपनी बेटी पारुल को भी गाउन बनाना सिखाती है और अब कलावती रुई की फैक्ट्री में काम कर कर के जो भी बेकार रुई होती उसे अपने साथ अपने घर ले आती और उससे घर के गद्दे, फर्श पर बिछाने के लिए पायदान, कारपेट बनाना शुरू कर देती है, जिसके चलते उन्हें गरीबी में महंगे कपड़े नहीं खरीदने पड़ते। वहीं टूटी फूटी घर की छत की वजह से रात को सोते समय ठंडी ठंडी हवाएं घर के अंदर आती हैं और इसी के चलते वह फैक्ट्री से बेकार रुई लाकर अपने घर की छत को ढकने के लिए बहुत बड़ा कारपेट बनाती है, जिसके बाद घर के अंदर ठंडी हवा आनी भी बंद हो जाती है। अरे वाह कलावती, तुमने तो कुछ ही दिनों में हमारी ज्यादा से ज्यादा परेशानियों को खत्म कर दिया। सही कहा आपने। पहले मैं कपड़े सिल के घर में ही रहा करती थी, मुझे बाहर की दुनिया के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था। लेकिन आज देखो, आपकी दर्जी पत्नी ने बेकार रुई से क्या क्या बना दिया। और अभी आप चिंता मत करो, मैं आपके हाथों का इलाज करवाऊंगी, जिसके बाद आपके हाथों में मशीन वाले हाथ लग जाएंगे और आप जो चाहे वो काम कर सकते हो।
कलावती दिन रात मेहनत करके पैसे जोड़ती है, जिसके बाद वह अपने पति तेजपाल का इलाज करवाती है। कुछ ही समय में तेजपाल के हाथों की जगह मशीन के हाथ लग जाते हैं और अब वह उन हाथों की मदद से काम करने लगता है। इसके बाद दोनों पति पत्नी रुई की फैक्ट्री में काम करके कमाते हैं और उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसी के चलते वो अब अपने छोटे से परिवार में खुशी खुशी रहने लगते हैं।